कि आज की क्लास सबसे यूनिक क्लास होने वाला है सर, क्योंकि आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान का एकदम लल्लन टॉप सवाल लेकर के आए। क्योंकि जब ये सवाल को आप देखिएगा ना तो आपके दिल और दिमाग दोनों पता है खुश हो जाएगा सर। देखो कंडीशन ये नहीं है सर, क्योंकि आपके अंदर की एक समस्या है, आपकी मम्मी पापा का एक समस्या है सर, पता है क्या, कि मेरा बच्चा का बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो और मेरा भी एक समस्या है, पता है क्या, कि हमारे बच्चे के बेहतर रिजल्ट, हम बच्चे को किस तरह से पढ़ा दे कि बच्चे का बेहतर रिजल्ट हो जाए। तो आपका समस्या यह है कि हमारा बेहतर रिजल्ट आ जाए, और हमारा समस्या यह है कि हम बेहतर रिजल्ट दे दे। तो बस दोनों भाई का समस्या सेम है। तो सर हम अपने ऊपर काम करेंगे, आपका समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि आपका ही सिलेक्शन में मेरा सिलेक्शन है, क्योंकि जिस दिन मैं बेहतर रिजल्ट दूंगा उसी दिन मेरा बेहतर टीचर में से एक नाम होगा सर। ठीक है, चलो आते हैं सर आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास में एकदम लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है। एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल है सर, इतना बेहतरीन है कि दिल और दिमाग से निकल नहीं रहा है कि हम क्या बोल दें इस सवाल के बारे में। ठीक है, बट आप सवाल को देखिए, आपको भी प्यार हो जाएगा। कहता है सर क्या थोड़ी सी गौर करना। अच्छा एक बात और बता देना चाहते हैं, सवाल को देखिएगा ना सर तो थोड़ी सी सर ये जो सवाल है ना मैंने अपने हाथों से लिखा हूं। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर टाइपिंग वाला दीजिए ना। तो जो लोग कह रहे होंगे ना कि टाइपिंग वाला दीजिए ना, तो सर आप प्लीज बस मेरा परिभाषा एक परिभाषा मेरा देख लीजिए। ठीक है सर, अगर आपके दिल को नहीं छू लेगा ना सर तो मेरे को आप बोलिएगा, क्योंकि सर बुक वाला जो परिभाषा, टाइपिंग वाला जो परिभाषा होता है ना सर वो बुक वाला होता है, और बुक वाला रटा नहीं जाता है सर, वो समझा नहीं जाता है सर, वो किताबी कीड़ा है सर। तो फिर मेरे को पढ़ाने की क्या फायदा सर, मैं आपके दिल में पेश दूंगा सारे परिभाषा को। ठीक है, चलिए आने देखने सर मैं। और अब की बार की हम इस पीडीएफ में क्या किया है ना सर, कि आपको हम देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं सर कि आपको लघु उत्तरीय सवाल है। देखो इंडिकेट कर दिए ना, एकदम सब में इंडिकेट किया हुआ। देखो ये हमारा लघु उत्तरीय सवाल है, सब में दिखाया हुआ है सर। और यहाँ पे भी देखो दिखाया होगा। ये देखो हमारा दीर्घ उत्तरीय सवाल है, सब में हम दिखाए हुए सर। ये देखो हमारा क्या है, ये भी हमारा दिखाया होगा। ये भी हमारा देखो दीर्घ उत्तरीय सवाल है। हमने पूरा सर सारे क्वेश्चंस को हमने भूंज भूंज के मारेंगे। ठीक है, और भूंज भूंज के खाएंगे। हाँ आना, चलिए सर आइएगा। हमारा पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से हम लोग देखते हैं। कहता है ना सवाल कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, क्या करोगे भाई आना सर, गाना गा करके ही काम चलाना पड़ता है सर कहता है अंतर्राज्यीय जल विवाद की क्या कारण है। अंतर्राज्यीय जल विवाद की क्या कारण है। अंतर्राज्यीय जल विवाद की क्या कारण है, यानी कहने का सेंस है दो राज्य के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल को लेकर के जो विवाद होता है सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद। वो कहां से होता है, तो नदी से होता है सर। वो ऐसा नदी जो दो राज्यों को जोड़ता है, और नदी से हम लोग को क्या होता है ना कि पानी, फसल होता है सर, नदी में मछली होती है सर। तो वो सब चीजों को लेकर के क्या होता है, विवाद होता है। तो अब हमें क्या करना है ना कि नदी को लेकर के विवाद करना। ये भी राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे बिहार से झारखंड, यूपी से बिहार, यूपी से दिल्ली, मतलब पंजाब, हरियाणा, ये सब तरह से होता है। ठीक है आना, हम लोग परिभाषा को देखेंगे सर, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कहता है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कठिनाई अब असर पड़ रहा है, धीरे धीरे बेचैनी होगा रे भाई। देखो ना सर, मेरा 10 क्लास कर लो सर, आपके अंदर ना एक ज्वालामुखी फटेगा सर। और अब की बार मेरा टारगेट और आपका सपना है सर कि 482 से भी पार करना है। ठीक है, बस हमने जितना भी सारे क्लासेस को लिया है ना, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए प्लेलिस्ट में और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिकली ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और हमने सामाजिक विज्ञान का बहुत सारे क्लासेस ले चुके हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर कि वो सब सारे क्लासेस को जाकर के देख लीजिए। इसके बाद रिजल्ट को लेकर के आपको टेंशन ही नहीं रहेगा सर। ठीक है, वो सामाजिक विज्ञान के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं। कर दोगे ना, विश्वास रखे नू, वरना रिजल्ट जाएगा खोपचे में सर। हाँ आना, कहता है क्या कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, मेरे साथ बोलो ना मेरे भाई, प्यार से बोलो ना मेरे भाई। हाँ हमने क्या बोला है सर, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर, किसको लेकर के विवाद होगा, नदी जल को लेकर के उत्पन्न होने वाली विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। हमने बोला दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर
उत्पन्न होने वाले विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। फिर अब क्या करना, आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ मतलब समझता है रे, जो लाइन में ये लिखा रहा था ना, तो यहां पे ये खत्म हो गया। अब जस्ट इसका नीचे वाला लाइन में आना और यहीं से लिखना है, यह विवाद, बोलो भाई बोलो, यह विवाद नदी जल से प्राप्त होने वाला कई लाभ है। यह विवाद जो है सर, वो नदी जल से प्राप्त होने वाला कई लाभ, ये जो विवाद है वो नदी जल से जो लाभ होता है हम लोग को, उसी को लेकर के ये विवाद है। फिर कहता है जैसे कई विवाद है, जैसे मछली पालन का लाभ, सिंचाई का लाभ, विद्युत निर्माण का लाभ आदि को लेकर के 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है। ये सब जो होता है सर, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है। ऐसे विवाद को समाधान, ऐसे विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय, ऐसे विवाद का समाधान जो करता है वो उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ऐसे विवाद का जो समाधान करता है वो उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय बोले सर तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। हमने क्या बोला, हमने बड़ा आसानी भाषा से बोला है सर, उम्मीद है कि तेरे दिल तक चल गया होगा। ठीक है, मेरे बात को सुन लेना एक बार, शिद्दत से सुन लो ना रे बड़ू भाई। आना, हमने बोला है सर कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, हमने क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर, किसको लेकर के, नदी जल को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। उम्मीद है कि यहां तक टेंशन खत्म हो गया होगा और आगे वाला भी टेंशन खत्म हो जाएगा। तुम देख लो इधर, कहता है यह विवाद नदी जल से प्राप्त होने वाले लाभ, यह जो विवाद होता है सर वो नदी जल से प्राप्त होने वाले लाभ को लेकर के विवाद होता है। जैसे में मछली पालन, सिंचाई, विद्युत निर्माण आदि को लेकर 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच होता है। ये सब आदि इसको लेकर के होगा, चाहे इसको लेकर के होगा, चाहे इसको लेकर के होगा। और वो जो विवाद होगा तो आपस में घर से नहीं होगा सर, एक राज्य से दूसरे राज्य वाला लोग लड़ेगा। ठीक है, विवाद होता है। ऐसे विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय, ऐसे विवाद का जो समाधान करता है वो उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी सर नहीं ना है मेरे भाई। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं शिद्दत से, तो देखो ना मेरे भाई। आना सर, अब क्या कहता है 2 नंबर सवाल, थोड़ी सी गौर करना। लेकिन इससे पहले आप बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कौन करके कौन बताएगा आप ही को बताना है आ जाओ इधर। आना सर, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो भी लोग शिद्दत से चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो भाई को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है सर, कि जिससे किसी का भलाई हो जाता है ना सर, तो उसके तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि मैं अपना 110% पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूं सर, तो आपका दायित्व क्या बनता है कि संदीप सर नहीं, ये आप हैं, और आपका दायित्व क्या बनता है कि अपने परिवार को हर घर तक पहुंचाना है। ठीक है सर, चलो आना सर, बाकी आप लोग अपना देख लेना। कहता है क्या सर कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। अरे भाई, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संरक्षण मतलब क्या होता है, पता है क्या होता है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। जल संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण का मतलब बचाव, तो जल का बचाव करने का क्या क्या उपाय है, थोड़ी सी बताना मेरे भाई। आजकल जो हो रहा है सर, वो जल का बचाव नहीं कर रहा है लोग, नहाने का 1 लोटा से नहाएगा 5 लोटा से, है ना सर। आवश्यकता से ज़्यादा लोग उपयोग कर रहा है जल का, वर्षा का पानी को सही तरीका से संग्रह नहीं कर रहा है। ये सब क्या है, इसका उपाय है। अगर वर्षा जल को सही तरीका से हम लोग संग्रह करेंगे तो हमारा खेत को फिर पटाने में आसानी होगा सर। हम लोग ठेठ इंसान है, हाँ, खेत पटाना मतलब समझता है रे, जो बीज बोया जाता है ना खेत में, उसको बीज जो बोया जाता है सर खेत में, उसको पानी के द्वारा पटाया जाता है सर, तब वो बीज फलता है सर। ठीक है, आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना है यहाँ पे। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, पहले हम लोग यहाँ तक को देख लेते हैं। ठीक है, कहता है जल का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से मतलब समझ रहा है। कहता है सर क्या कि जल का नियोजित एवं
पूर्ण ढंग से मतलब समझदारी तरीका से ढंग से उपयोग करना तथा जल की बर्बादी को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। हमने क्या बोला है? हमने बोला है सर कि जल का नियोजित और विवेकपूर्ण मतलब बहुत अच्छी तरीका से, ठीक है, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, ठीक है, उपयोग करना तथा जल की बर्बादी को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। हमने क्या बोला? जल का बचाव करना ही जल संरक्षण कहलाता है। तो इसको हम लोग सामाजिक विज्ञान के कैटेगरी में परिभाषा लिखेंगे, ठीक है आना। कहता है सर क्या कि जल का नियोजित, बोलो मेरे साथ, बोलो ना मेरे भाई, और या फिर एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना तथा जल की बर्बादी को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो मेरे को, सारे परेशानी को मैं झटके में खत्म कर दूंगा सर, ठीक है। चलो आना, अब हमें क्या बोला है सर कि इसके उपाय है कौन कौन सी। अब हमें पूछा था, ये दीर्घोत्तरीय सवाल है, हमें पूछा था जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो हमने बता दिया है सर कि जल का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना तथा जल की बर्बादी को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। अब यहां तक का हमने परिभाषा को लिख दिया, अब हमें इसका परिभाषा बताना है कि इसके क्या उपाय है। अब थोड़ी सी गौर करना सर, इसके उपाय को बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अच्छा, ये दीर्घोत्तरीय सवाल है ना, तो इसके नीचे और कुछ लिख देना। अब इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि आज पूरा विश्व जल संकट की स्थिति में गुजर रहा है। आज जो है सर वो पूरा विश्व जल संकट की स्थिति में गुजर रहा है। भविष्य में जल संकट की स्थिति और भी गंभीर ना हो, और भविष्य में आने वाले समय में जल संकट की स्थिति और भी गंभीर ना हो, इसके लिए हम सभी को जल की उपयोग सही तरीका से करनी चाहिए। अब सोचो सर, सवाल बोला, हमने क्या लिखा है कि जल का पूरा विश्व आज पूरा विश्व जल संकट की स्थिति में गुजर रहा है। आज जो है वो पूरा विश्व जल संकट की स्थिति में गुजर रहा है, ठीक है। जल की वजह से क्या करोगे भाई, उस स्थिति में गुजर रहा है। भविष्य में जल संकट की जल संकट की स्थिति और भी गंभीर ना हो, जल संकट की स्थिति और भी गंभीर ना हो, इसके लिए हम सभी को जल की उपयोग सही तरीका से करनी चाहिए। मतलब और अधिक मात्रा में जल की स्थिति खराब ना हो जाए, इसके लिए हम सबको नियोजित और विवेकपूर्ण तरीका से जल का उपयोग करनी चाहिए। अब यहाँ तक हमने लिख दिया। अब सोचो सर, यहाँ तक हमने लिख दिया, अब इसका क्या बताना है, इसका उपाय को बताना है, ठीक है। अब नीचे आना, हमने क्या लिखा है सर कि जल संरक्षण का निम्नलिखित उपाय है, ठीक है। जल संरक्षण का निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय, जल का प्रदूषण होने से बचाना। जल को प्रदूषण होने से बचाना। हमने क्या बोला, पहला उपाय क्या बोला रे बीड़ू भाई, जल को प्रदूषण होने से बचाना। फिर हमने दूसरा क्या बोला सर कि प्रदूषित जल को दोबारा उपयोगी बनाना। अब सोचो सर, हम लोग ऐसा तकनीक लगाएंगे, इस तरीका से रखेंगे जल को कि जो प्रदूषित जल है उसको भी हम लोग उपयोग में लाना है, ठीक है सर। क्योंकि देखो यही हमने लिखा है सर कि प्रदूषित जल को दोबारा उपयोगी बनाना, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है सर कि वर्षा जल का संग्रहण करना। मतलब समझ रहे हो कि वर्षा का जब पानी आता है ना सर, तो छत पर से जब पानी गिरता है तो तुम लोग पता है क्या करना, आपसे उसको बाल्टा में भर लेना और घर में रख देना बकलूला। ऐसे नहीं करने का सर, इसका कहने का सेंस है ना कि जब वर्षा की पानी आता है ना सर, तो लोग मतलब कुछ टाइम के लिए क्या होता है ना कि नदी पुलिया को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी निकल जाता है, फिर उसी को सिंचाई करने में प्रॉब्लम होती है हम लोग को। तो सर वर्षा जल को सही तरीका से संग्रहण करना, मतलब इकट्ठा करना, और फिर हम लोग अपने सिंचाई में उसका उपयोग करना। हमने क्या बोला कि वर्षा जल को सही तरीका से इकट्ठा करना, मतलब संग्रहण करना, फिर उसको हम लोग क्या करना है कि सही तरीका से वही जो पानी को इकट्ठा करेंगे वर्षा जल को, उसी को फिर हम लोग सिंचाई में लगा देंगे। तो फिर हम लोग को फिर पानी की आवश्यकता थोड़ी सी बचाव होगा या नहीं होगा, होगा ना सर। तो हमने यही लिखा है सर कि वर्षा जल का संग्रहण करना। 4 नंबर में हमने लिखा है कि वृक्ष रोपण का बढ़ावा देना।
वृक्षरोपण का बढ़ावा देना। नहीं सर जी, महुआ का पेड़ बड़ा महंगा बिकता है, बेच देंगे काट के। बकलोला, कुछ कुछ सोचोगे, ऐसे सोचोगे तो जिंदगी नहीं चलेगा रे बउआ। हाँ देखो कैसे चलेगा, सुन लो। कहने का सेंस है सर कि पेड़ पौधा को अधिक से अधिक मात्रा में लगाओ, और जो लगाता है तो उसे बढ़ावा दो कि तुम लगाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि वो पेड़ लगाया तो आधे से काट देना जाके। हाँ ना सर, तो हमने यही लिखा है सर, वृक्षरोपण का बढ़ावा देना, ठीक है। तो और 5वां नंबर में आप जरा बता दीजिएगा सर कि जल संरक्षण का उपाय का तीसरा क्या है, 5वां क्या है, क्योंकि इसमें आपको उत्तर देना है। हमने लिख दिया साफ शब्दों में सर, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा कि इसका 5वां आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए, तो आइएगा सर, हम लोग एक बार थोड़ी सी आप मेरे साथ बोलिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इसको हम लोग पूरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कहता है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं और इसके उपाय को बताएं। कहता है जल का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना तथा जल की बर्बादी को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। आज पूरा विश्व जल संकट की स्थिति में गुजर रहा है। भविष्य में जल संकट की स्थिति और भी गंभीर ना हो, इसके लिए हम सभी को जल की उपयोग सही तरीका से करनी चाहिए। कहता संरक्षण, कहता सर कि जल का पहला संरक्षण है कि जल को प्रदूषण होने से बचाना है। दूसरा कहता प्रदूषित जल को दोबारा उपयोगी बनाना है। तीसरा कहता वर्षा जल का संग्रहण करना है। अगला कहता सर कि वृक्ष रोपण को बढ़ावा देना है। और 5वां नंबर में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइएगा 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। इससे पहले आप बताइएगा सर कि ये क्लास कैसा लग रहा है मेरे भाई, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, मेरे को गाना गाना ये भी नहीं करता, पता है। सरकारी स्कूल में हम लोग पहले क्या करते थे ना, प्राइवेटों में हम लोग क्या करते थे ना, जब जिस दिन संगीत होता था ना, उस दिन हम लोग भाग जाते थे, कूद के भाग जाते थे। और जब सब कोई जान गया था कि ये गाना नहीं गाता सर, तो हमको संगीत मंत्री बना दिया गया था। पहले स्कूल में क्या होता था ना कि मंत्री चुना जाता था, कोई सफाई मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे होता था सर, ठीक है। और उसमें भी कुल पता है, जो प्रधानमंत्री में खड़ा होता था ना, वो चॉकलेट खिलाया जाता था। हाँ, कहता था कि प्रधानमंत्री हम लड़ रहे हैं तो चॉकलेट खा के हमको वोट दे देना। बड़ी मतलब अच्छा लगता था कि उसी टाइम से पॉलिटिक्स हम लोग करना चालू कर दिए थे, ठीक है। और हम एक्चुअली खड़ा उड़ा हुए नहीं थे, बट संगीत मंत्री को प्रधानमंत्री चुनता, ऐसे चुन लिया था, ठीक है। हमको चुन लिया था। हमने बोला भाई हमको तो गाना वाना आता नहीं। अब कैसे बोले मास्टर साहब के सामने, हेड मास्टर साहब के सामने कि मेरे को गाना नहीं आता है, हम ये सब नहीं करेंगे। तो सर बड़ा दिक्कत होता है, मार बड़ा खाना पड़ता था। ऐसे भी जब सैटरडे आता था ना, हम ही भाग जाते थे। अब लोग कहते रहता था कि बिना संगीत मंत्री का गाना कहाँ से होगा सर। तो ये सब लाइफ जो है ना सर, बड़ा मज़ा आता था। पहले वाला ज़िंदगी शहर जो है ना भाई, ये नहीं है। पहले वाला लाइफ का मज़े कुछ और था। अब तो लगता है ना सर कि कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं पता नहीं। तो कभी कभी लगता है ना कि पहले वाला ज़िंदगी मेरे को दोबारा आ जाता ना, तो मैंने तो बड़ा खुश हो जाता भाई। आना सर, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन अब यही ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी बना देना है सर। हाँ, कहता है जब जैसा तब तैसा नहीं किया तो फिर रे। हाँ, फिर तू सब मेरा स्टूडेंट कैसा। चलिए आइएगा सर, हम लोग शिद्दत से देखते हैं। अब सीरियस हो जाना, ठीक है। वो कह रहा सर इन्हें मैसेज वो आ रहा है। बबुआ सुन लो मेरा बात को, ठीक है। ब्लॉक कर दो अभी, वरना समझ जाओगे बाबू, उनके घर तक जा करके हम शिकायत कर देंगे। हाँ, बस पढ़ाई करो। आना, कहता सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीका क्या क्या है, अलग तरीका क्या है, अलग अलग तरीका क्या है। सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीका क्या है। बड़ा ही रोमांटिक सवाल है सर, आजकल मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है, ठीक है। आना, कहता सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीका क्या है। ये सब सवाल ना बिहारी लोग ना, ये सब सवाल को बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता है, पता है क्यों? क्योंकि बिहार के रग रग में पॉलिटिक्स भरल है, ठीक है। आना, कहता है सर क्या कि सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीका निम्नलिखित है। सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीका जो है वो निम्नलिखित है। आना, पहला तरीका में आना, कहता है सरकार के विभिन्न स्रोतों जैसे, कहता है सरकार के विभिन्न स्रोतों जैसे केंद्र राज्य तथा स्थानीय शासन के बीच सत्ता का साझेदारी। अब सोचो सर, इस सवाल को तुम लोग नहीं समझा होगा। कहा जा रहा है ना साझेदारी, मतलब पता है क्या होता है रे? हाँ, अब देखो सर, इस बात को समझना कि जब कहता है सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे, सरकार के विभिन्न स्तर जैसे क्या होता है, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय शासन
के बीच सत्ता की हिस्सेदारी होती है सर। सत्ता का जो होता है ना बंटवारा सर, वो इतना इजी वे में नहीं हो जाता है सर, वो सबके साथ में होता है। तो उसमें कौन कौन लोग रहता है? केंद्र, राज्य तथा स्थानीय, हाँ, के बीच सत्ता की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, आना 2 नंबर की तरफ। कहता है सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का हिस्सेदारी। अब सोचो सर, जब सत्ता का बंटवारा होता है ना सर, तो उसमें विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, आना। विधायिका मतलब तुम लोग समझ में करता होगा। ठीक है, आना। अब अगला क्या है? 3 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना सर कि धर्म, भाषा आदि के आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता का हिस्सेदारी होता है। अब सोचो सर, कुछ कुछ ऐसा हिस्सेदारी होता है जो धर्म के नाम पे होता है, भाषा के नाम पे होता है सत्ता की हिस्सेदारी। ऐसी या नो? हमने क्या गलत बोला? नहीं सर, खास करके बिहार में जाति के नाम पे सत्ता की हिस्सेदारी होती है। अरे समझ गया ना तुम लोग? हाँ, सत्ता की हिस्सेदारी खासकर बिहार में ना जाति के नाम पे होता है सर। तो सत्ता की जो हिस्सेदारी होती है वो धर्म के नाम पे होती है, भाषा के नाम पे होती है। धर्म, भाषा आदि के आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की हिस्सेदारी होती है। देखो, बिहार में जाति के नाम पे सत्ता की हिस्सेदारी करना बहुत जरूरी है। जब यादव जी का सरकार नहीं होता है ना सर, तो यादव पे ध्यान ही नहीं देता है अदर मतलब सरकार के लोग। ठीक है, वाजपेयी की सरकार के लोग। और जब भाजपा का सरकार आता है सर, तो यादव के लोगों को ध्यान नहीं देता। जब यादव जी का सरकार आ जाता है तो ये सब भाजपा के लोगों पे इतना ध्यान नहीं देता है सर। तो सर जाति तो बड़ा भयानक चीज़ है बिहार में हो गया। ठीक है, तो सर इसकी तरीके से इस पर ज़्यादा मैं टिप्पा टिप्पणी मत करूँगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से बड़ा दूर रहता हूँ सर। जाति प्रथा से मैं थोड़ा सा ये सब हमेशा से मैं कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा से जानता हूँ इतना बस कि जाति जानवरों में होती है, इंसान में कोई जातीयता होती नहीं, इसलिए मैं अपना जाति को देखता है बड़ा समझ गया होगा तुम लोग। आना सर, ऐसा नहीं है सर। देखो, अपनी जाति को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है सर, बट दूसरे जाति को नीचे गिराना भी बहुत बुरी बात है सर, मैं ऐसा जानता हूँ। ठीक है, चलो आना सर। हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ी सी गौर करना। सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीका क्या है? सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीका क्या है? कहता है सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीका निम्नलिखित है। 1 नंबर में आना, कहता है सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय शासन के बीच सत्ता की हिस्सेदारी। कोई प्रॉब्लम रे बाबा, कोई कठिनाई है रे, दिल को छू लेंगे सर जी। आना, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का हिस्सेदारी। कोई गाली दे रहा है? अगला 3 नंबर में कहता है धर्म, भाषा आदि के आधार पर बना हुआ विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता का हिस्सेदारी। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा सर, इसको तुम लोग देख लेना। ठीक है, अब आना सवाल नंबर 4 की तरफ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहां से लिख नहीं पाते हैं। जो लोग इसको यहां से लिख नहीं पाते हैं सर, तो अब तक हमने जितना भी क्लास लिया है ना सर, बहुत सारा क्वेश्चन आज की क्लास में भी है, अभी बात चल रहा है, बहुत सारा सवाल। तो अब तक हमने बहुत सारा क्लास लिया है सर। साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव करवाया है, इसके बाद में भी हम और दीर्घोत्तरीय सवाल करवा रहे हैं साइंस में, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे। मैथ में भी हमने बहुत करवाया है सर, सोशल साइंस में भी हमने बहुत करवाया है और करवा रहे हैं सर, हिंदी में भी हमने बहुत करवाया है और करवा रहे हैं सर। वो सबका PDF आपको मिलता है सर प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं उनके लिए वो वहां पे मिलेगा आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स। साथ ही कुछ और मिलेगा, नीचे में दिखाई दे रहा होगा लिखल, लेकिन सर इसको हम चश्मा हिला के भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आज देखेंगे ना इसको, अगर मुंह से बोल दिए ना सर तो पक्का कल से जेल हो जाएगा मेरा, और जिंदगी में कभी बेल नहीं होगा। ठीक है सर, तो इस पर आप लोग ज़्यादा चर्चा मत कीजिएगा, दिल में खुद सोच लीजिएगा, पिछले साल की तरह इस बार भी जाएगा। ठीक है, और जिनको ज्वाइन होना है ना प्राइवेट ग्रुप में, तो उनके लिए फी मात्र 99 रुपया सर। ठीक है, वो आपको 99 रुपये पे करना है। आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, पे फोन चाहे पेटीएम से। हाँ, उसी नंबर पे पेमेंट करके उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है सर। ठीक है, उसी व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं सर, तो अपने भैया से, चाचा से, भाभी से, बीवी तो तुम लोग को नहीं होगा, बट सालियों तो नहीं होगा, हाँ, जिससे मैंने उससे करवा करके सर आप उसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है,
और मैसेज में लिख दीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैसेज में लिख दीजिएगा कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में पिछला जितना भी पीडीएफ सबके पास भेजा गया होगा ना, वो सारे पीडीएफ आपके पास भी भेज दिया जाएगा। आप झटके में प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है सर। ये प्राइवेट ग्रुप का सबसे बड़ा चीज तो ये फायदा है ना सर कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपके पास मैसेज और पीडीएफ जाएगा, मेरा नंबर बन करके जाएगा, वो भी ब्रास्केट के थ्रू पीडीएफ जाता है सर, ठीक है। इसलिए इसमें किसी का नाम दिखाता नहीं है, किसी का नंबर दिखाता नहीं है सर, क्योंकि नंबर दिखाएगा ना तो कल होकर के दिन भर क्या करता है बगलोला ग्रुप वाला नंबर देखते रहता है कि किसको किसको मोहतरमा का नंबर है। इसलिए सब झमेला हम हटा दिए, ठीक है। आना सर। हाँ, ये नंबर पे कॉल करने की ज़्यादा अलाउ नहीं है सर। ये नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 बजे रात में वीडियो कॉल कर देना टोडी टोडे, बहुत सारे लोग करता है, बट ये फोन मेरे पास रहता नहीं है, ठीक है। चलो आ जाना सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कहता राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। देखो दीर्घोत्तरीय सवाल है। कहता है ना सर, नहीं बोलेंगे कहता राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। आना सर। कहता है क्या, पहले हम देखो सबसे पहली बात हम लोग राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर देते हैं। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर देंगे, इसके बाद इसकी गणना की प्रमुख विधियां को हम लोग बता देंगे, टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ आना। कहता है सर किसी देश में एक वर्ष, अच्छा किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हमने क्या बोला रे बीरू भाई, हमने बोला है आपको और उनको भी बोल रहे हैं, ठीक है, शेयर कर देना खाली उनके पास। हमने बोला है किसी देश में किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के, एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हमने क्या बोला सर, हमने बोला है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हाँ, और उन सभी सर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि अगर आप पीडीएफ देते हैं मेरा पीडीएफ अपने बच्चे को, क्योंकि सर मेरे साथ लगभग 200 से अधिक टीचर जुड़े हुए हैं सर जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीडीएफ देते हैं सर तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि जहाँ कहीं कहीं ताती में गड़बड़ आता है तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं ना जो मेरा पीडीएफ सेम टू सेम दे देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सर मैं बीच बीच में नाम दे देता हूँ। और यूट्यूब पे सर बहुत सारे, मतलब मैं किसी ऐसा मत समझना कि किसी टीचर के पास समझा कि ये बात इतना रिकॉर्ड करके भेज देना। देखो हम बहुत सारे, हम एक चीज़ हम देखे क्या सर, एक दिन हम यूट्यूब चला रहे थे, ठीक है, तो हम सर्च किए सामाजिक विज्ञान ना, तो एक लेक्चर आया, उसमें क्या किया कि मेरा ही पीडीएफ को सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा रहा है। हम कह अरे भाई क्या हो गया, तो सर फिर मेरा नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बीच बीच में हम नाम दे देते हैं, ठीक है। आना, क्योंकि सर मेरा परिभाषा के ऊपर बड़ा मेहनत करते हैं भाई। देखो ना भाई मैं कैसे से लिखता हूँ, देखो ना तुम, ऐसे नहीं, एक ही नहीं, लगभग कितना पेज लिखता हूँ पता नहीं, मैं आपको दिखाइए देता हूँ। आज देख लो तुम, आज तुम देखिए लो भाई मेरा, आज तुम देखिए लो सर, क्योंकि आप ही लोग के लिए तो लिखता हूँ, तो दिखाऊंगा किसको। देखो देखो मेरे भाई, तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो ये सब क्या है सर, मैं इतना पीडीएफ में लिखा हूँ सर। देखो तुम, ये सब मैं अपने हाथ से लिखा हूँ पूरा। देखो ये सब पूरा मैं अपने हाथ से लिखा हूँ। देखो तुम, इतना पूरा लिखा हुआ नहीं, लेकिन सब मैं अपने हाथ से लिखा हूँ पीडीएफ सर, ठीक है। तो ये सब पीडीएफ जो है ना सर, मैं अपने हाथ से लिखा हूँ, किसके लिए, आप सबके लिए, ठीक है सर। तो जिंदगी में सर मेहनत करना सीखो, ठीक है, क्योंकि दूसरे के साथ चलने में सर बड़ा मज़ा इतना नहीं आता सर, ठीक है। खुद को लिख करके चलोगे ना सर तो मज़ा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अपना लकीर खुद का बनाओ, ठीक है, दूसरे के लकीर पे चलने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो कोशिश करो सर कुछ ना कुछ की खुद से लिखें और बच्चे तक उतने बेहतरीन कंटेंट पहुंचाए कि बच्चे देखने के बाद दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाए, ठीक है। चलो आना। कहता है क्या सर कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, कहता है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे
और हो सकता है लघु उत्तरीय में पूछ देगा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, तो हम लोग कहेंगे किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं, उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहां तक का टेंशन खत्म। अब हमें बोला कि इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। राष्ट्रीय आय की गणना की निम्नलिखित विधियां हमने लिख ही दिया, रुक जाओ। कहता राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। आना एक नंबर सर, थोड़ी सी गौर करना। एक नंबर में क्या कहता है, एक नंबर में कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना कि उत्पादन गणना विधि। अब सोचो सर, अगर देश में अगर उत्पादन के अनुसार हम गणना करना चालू कर देंगे सर तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। आना हमने क्या लिखा है, उत्पादन गणना विधि। कहता जब राष्ट्रीय आय की गणना मतलब गिनती, जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है तो ऐसे विधि को गणना उत्पादन विधि कहा जाता है। ऐसे विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। हमने क्या बोला है, हमने बोला है सर कि अगर हमारे देश में उत्पादन के आधार पर अगर गणना की जाती है सर तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं उत्पादन गणना विधि। अगर हमारे देश में उत्पादन के अनुसार पे गणना की जाती है तो ऐसे को हम लोग कहते हैं उत्पादन गणना विधि, ठीक है। हमने ये लिखा है सर हमने ये लिखा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादन वस्तुएं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है, उत्पादन वस्तुएं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है तो ऐसे विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। झटके में समझ जाएंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। आना 2 नंबर की तरफ। कहता राष्ट्रीय आय गणना विधि। अब हमने पहला बात क्या बोला है, उत्पादन गणना विधि। उत्पादन के अनुसार हमें गणना की जानी चाहिए। अब अगला हमने लिखा है आय गणना विधि, जिस व्यक्ति का जितना इनकम है उसके अनुसार से गणना की जानी चाहिए, ठीक है। आना आय गणना विधि। कहता है जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के लोगों के आय के आधार पर की जाती हो। कहता है जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के लोगों के आय मतलब पैसा, लोग मेरे पास जितना पैसा उसके अनुसार राष्ट्र के लोगों के आय के आधार पर की जाती हो तो ऐसे विधि को आय गणना विधि कहते हैं। ऐसे विधि को आय गणना विधि कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई समस्या कठिनाई है तो बता दो मेरे यारों, आपकी सारे समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार, ठीक है सर। आना कहता है आय गणना विधि क्या है। कहता है जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के लोगों के आय के आधार पर की जाती है। कहता है जब राष्ट्रीय आय की गणना, कहता है जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के लोगों के आय के आधार पर की जाती हो तो तो ऐसे विधि को आय गणना विधि कहते हैं। आना अगला हमने क्या लिखा है सर, 3 नंबर में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है व्यय गणना विधि। मतलब लोगों के खर्च के अनुसार से, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। तो अब अगर हम देश में राष्ट्र में अगर हम किसी की गणना करेंगे तो व्यय मतलब खर्च के अनुसार से गणना करेंगे। कहता है जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के द्वारा किया गया व्यय मतलब खर्च किया गया व्यय के आधार पर की जाती हो तो ऐसे विधि को व्यय गणना विधि कहते हैं। हमने लिखा है कि जब राष्ट्रीय आय का गणना लोगों के द्वारा किया गया व्यय मतलब खर्च के आधार पर की जाती हो तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे विधि को हम लोग कहते हैं व्यय गणना विधि। क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं है सर तो एक बार मेरे साथ आना और पूरा को एक बार आप अपने साथ बोलना है, अपने साथ बोलना है। वो कह रहा सर हम बाबू सोना के साथ बोल सकते हैं। जब तुम्हारे गुरुजी सिंगल है तो तुम सब कहाँ से डबल होने की कोशिश करते हो। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा सर, मेरे को बहुत बुरा लगेगा सर, ऐसे नहीं करना तुम लोग, ठीक है। चलो आ जाना सर। हाँ चलो। कहता है सर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। कहता है इसकी गणना की प्रमुख विधियां भी बताना है, ठीक है। कहता है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं
एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब आना, राष्ट्रीय आय की गणना विधियां द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। एक नंबर में कहता है उत्पादन गणना विधि। कहता है जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सर? ऐसे विधि को हम लोग कहेंगे उत्पादित गणना विधि। ठीक है ना। अगला 2 नंबर में कहता आय गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के लोगों के आय के आधार पर किया जाता है तो आय गणना विधि। जब आय के आधार पर किया जाएगा तो आय गणना विधि। जब उत्पादन के आधार पर किया जाएगा तो उत्पादन गणना विधि। अगर हमें सर व्यय मतलब खर्च के आधार पर किया जाएगा तो व्यय गणना विधि। ठीक है, चलो आना सर हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल क्या कहता है थोड़ी सी देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है आना, सवाल नंबर 5 कहता है सर क्या कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का संबंध गरीबी के साथ स्थापित करना है सर। गरीबी बड़ी बेशरम चीज होती है सर, बहुत बेशरम चीज होती है सर। मैं हमेशा से कोशिश करता हूं सर कि इंसान अगर दुनिया का सबसे, हमको लगता है ना सर कि गरीबी ही एक दुनिया का सबसे घटिया इंसान बोला जाता है सर। मैं इस बात को बोल रहा हूँ सर, मुझे बहुत शर्म लगती है, बट बहुत गरीबी बहुत बेशरम चीज होती है सर, जो उसको कोई भी ठोकर मार देता है। तो कोशिश करो सर जिंदगी में तस्वीर बदलने का। एक बार तस्वीर बदल के जिंदगी जियो सर, जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होगा। बस उतना ही आपसे कोशिश करूंगा सर, मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल देना। ठीक है, चलो आना, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? बहुत ही बेहतरीन संबंध है सर आय को गरीबी के साथ। आय मतलब पैसा, गरीबी मतलब पैसा नहीं होना। आय मतलब पैसा होना, गरीबी मतलब पैसा नहीं होना। तो इसका मतलब यही तो संबंध है मेरे भाई। हाँ, तो हमने यही बोला है कि आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। एकदम आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है, कहीं पे कोई उल्टा पुल्टा संबंध नहीं है। आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। ठीक है, जितना कम आय होगी लोगों में उतना ही अधिक गरीबी होगी। जितना कम आय होगी लोगों में उतना ही तेजी से उतना ही अधिक गरीबी होगी। फिर कहता है गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, गरीबी नहीं रहेगा सर तो लोगों में अज्ञानता रहता है, लोगों में अशिक्षा होती है, कोई नहीं पढ़ पाता है। गरीबी के कारण कौन पढ़ेगा रे? कोई नहीं पढ़ पाता, सब भीमराव अम्बेडकर नहीं बन जाएगा। ठीक है आना, कहता है सर क्या कि आय होगी, कहता आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। जितना कम आय होगी लोगों में उतना ही अधिक गरीबी होगा। कहता गरीबी के कारण लोगों अज्ञानता रह जाते हैं, अशिक्षा रह जाते हैं, अशिक्षा मिलता है, शिक्षा नहीं, अशिक्षित हो जाते हैं, अशिक्षित रहते हैं सर। आदि अधिक बढ़ने लगेगा, मतलब ये सब जो है अज्ञानता अधिक बढ़ेगा, अशिक्षा अधिक हो जाएगा सर, ये सब अधिक बढ़ने लगेगा। लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा, मतलब गरीबी होगा सर तो पैसा नहीं रहेगा सर तो लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा। तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा, तथा पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। अरे पेट में खाने को रहेगा तभी तो पूंजी कर पाएगा भाई। पहले पेट में, पहले कहता है ना सर पेट पूजा तब कुछ पूजा होगा, है ना। तो पेट में खाने को रहेगा तभी तो पूंजी का निर्माण करेगा सर। पूंजी का मतलब होता है जो पैसा हमने कमाया और जो खर्च किया और जो पैसा बचा उसी को हम लोग कहते हैं पूंजी। पूंजी का मतलब होता है कि मैंने महीना का 10,000 रुपया कमाया और 8,000 रुपया मैंने घर पे खर्चा कर दिया, मेरे पास 2,000 रुपया बचा, वही 2,000 रुपया क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है सर। और गरीबी मतलब सर जहाँ पे आय है ही नहीं तो वहाँ पे पूंजी का क्या मतलब होता है? नहीं होगा सर। ठीक है, तो यही बोला गया है सर कि लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा सर पूंजी निर्माण, जिससे गरीबी और भी बढ़ता ही जाएगा, जिससे गरीबी और ही बढ़ता ही जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई है तो बता दो मेरे यारों, आपकी सारी समस्या को मैं कर दूंगा धुआं धुआं। आना, कहता आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करे। कहता आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। जितना कम आय होगी लोगों में उतना ही अधिक गरीबी होगा। जितना कम आय होगा लोगों में उतना ही अधिक गरीबी होगा। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, अशिक्षा आदि अधिक बढ़ने लगेगा। गरीबी के कारण ये सब चीज बढ़ेगा सर। ठीक है, फिर कहता है लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा, लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा। पूंजी निर्माण कहां से होगा? खाएगा तभी ना होगा, जिससे गरीबी और भी तेजी से बढ़ जाएगा। चलो आना, सवाल नंबर हम लोग 6 की तरफ आते हैं। दीर्घ उत्तरीय सवाल है सर। सवाल नंबर 6 दीर्घ उत्तरीय सवाल। एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना सर, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, और उनके पास तो पक्का शेयर कर देना सर। पता है
उनके दिल में ना आपके लिए और प्यार बढ़ जाएगा। एक बार करके देखो ना, वो सोचेगी इतना अच्छा जगह पड़ता है, इतना बेकार जगह पड़ता है। हाँ छोड़ो, जो बोलने का होगा बोलेगी, छोड़ो। आ इधर आ जाना सर, हम लोग अपने 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 बारे में बात करेंगे सर, ठीक है, लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आ जाना सर। अब हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे। अच्छा, कहता है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। बड़ा रोमांटिक सवाल है, ठीक है सर। क्या सर, बड़ा ही रोमांटिक सवाल है, ठीक है। क्योंकि सर पता है एक बात, मेरे पास ना सवालों बड़ा रोमांटिक होने लगा है, ठीक है। हाँ आना सर, थोड़ी सी सर, जब से थोड़ा सा गला खराब हुआ है ना सर, थोड़ी सी आराम करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट सुबह वाली क्लास नहीं चल पा रही थी, बट अब सुबह वाला क्लास चलेगा कल से, ठीक है। चलो आना। कहता है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति विवरण दे, ठीक है। आना। अब देखो सर, कहता है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे, दीर्घोत्तरीय सवाल है। कहता है जुलाई 1830 की क्रांति जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 मतलब 10, चार्ल्स 10 के शासनकाल में, चार्ल्स 10 के शासनकाल में, अरे चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था, जो फ्रांस के उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहे थे, जो राष्ट्र में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। चार्ल्स 10 ने पॉलीगेनेक, ठीक है, पॉलीगनेक चार्ल्स 10 ने पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। आप देखो, यहीं से सर इसका क्रांति की शुरुआत हो जाती है। चार्ल्स जो था सर, वो हमारा रुक जाओ आना, अब थोड़ा सा ठीक होगा। कहता है जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था। फिर कहता है जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति के दबा रहा था, जो राष्ट्रीयता एवं क्रांति को क्या कर रहा था? दबा रहा था। चार्ल्स 10 ने पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? पॉलीगनेक को। चार्ल्स ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पॉलीगनेक प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब पॉलीगनेक ने प्रधानमंत्री बना, तो पॉलीगनेक प्रधानमंत्री बनने के बाद पॉलीगनेक ने शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया। शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया। जैसा ही पॉलीगनेक ने प्रधानमंत्री बना, तो एक शक्तिशाली अभिजात्य का स्थापना किया। किसका स्थापना किया? अभिजात्य, मतलब शक्तिशाली अभिजात्य का स्थापना किया, ठीक है। शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। देखो सर, है तो यहाँ समस्या क्या हुआ ना, कि जैसा ही ने चार्ल्स 10 ने पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, तो पॉलीगनेक ने तुरंत शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। लेकिन ये सब बुड़वक इंसान को लगा ना कि हम पे पॉलीगनेक ना गलत कर दिया हमारे ऊपर। तब फिर क्या हुआ सर, कि पॉलीगनेक के इस कदम को उदारवादियों मतलब जो इनके विरोधवादियों थे, उन्हें उदारवादियों ने क्या किया है? देखो यहाँ था ना, हाँ, फिर उदारवादियों ने पॉलीगनेक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। देखो, उदारवादियों ने क्या किया है कि जब पॉलीगनेक ने जब प्रधानमंत्री बना, तो शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया और उनको मतलब एक अच्छा समाज में एक अच्छा अधिकार दिलाने का मतलब प्रयास किया। तब
तब पॉलिगनेक के इस कदम को उदारवादियों ने पॉलिगनेक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने ऊपर षड्यंत्र समझा कि मेरे ऊपर एक षड्यंत्र कर रहा है पॉलिगनेक ने। पॉलिगनेक तो उसका भलाई कर रहा था, लेकिन वो सब समझा कि मेरे ऊपर एक षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। तो वे सब ने तुरंत समझा कि अपने ये सब समझ लिया है, पॉलिगन के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। पॉलिगन जो था, पॉलिगन के जो इसका अच्छा भलाई किया है, तो उदारवादियों ने अपने ऊपर एक षड्यंत्र समझ लिया कि मेरे ऊपर पॉलिगन ने एक षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है, पॉलिगनेक ने हमारे ऊपर एक षड्यंत्र कर रहा है। फिर कहता है प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पॉलिगनेक के विरोध में आवाज उठाना लगा। अब आवाज उठाने लगा किसके ऊपर? पॉलिगनेक के ऊपर। कौन? उदारवादियों और प्रतिनिधि सदन का, जो सदन का प्रतिनिधि होता है वो, उदारवादियों ने पॉलिगनेक के ऊपर आवाज उठाने लगा, ठीक है, उठाने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स दस, इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स दस, क्योंकि चार्ल्स दस ही तो इसको प्रधानमंत्री बनाया था पॉलिगनेक को, तो चार्ल्स दस ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। चार्ल्स समझ गया कि अब पॉलिगनेक को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो चार्ल्स ने क्या किया कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। वह उसकी आवाज को दबा देंगे। चार किसके द्वारा? अध्यादेशों द्वारा, ठीक है। फिर इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ा। जब ये अध्यादेशों के विरोध में क्या हुआ ना, कि विरोध में पेरिस में क्रांति का लहर दौड़ा, उसी टाइम पेरिस में क्रांति का लहर दौड़ गई, जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था, जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति, ठीक है। थोड़ी सी सर ये इतिहास है, आपको बीता हुआ बात है, ठीक है, बट हम एक बार इसको अच्छा से देख लेते हैं। कहानी है, आप समझ जाइएगा, एक बार थोड़ा सा समझ जाइए, बस इसमें कुछ नहीं समझना, बट ये समझना है कि चार्ल्स दस ने पॉलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। जब चार्ल्स दस ने पॉलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया, तो पॉलिगनेक ने एक अभिजात्य, ठीक है, शक्तिशाली अभिजात्य का स्थापना किया और उसको समाज में मतलब एक अधिकार दिलाने का कोशिश किया, प्रयास किया। तब उदारवादियों ने अपने ऊपर एक षड्यंत्र समझ लिया कि पॉलिगनेक ने हमारे ऊपर एक षड्यंत्र लगा रहा है। फिर माननीय सदन के और उदारवादियों द्वारा आंदोलन करना चालू कर दिया। तब चार्ल्स दस ने फिर उस आंदोलन को दबाने का कोशिश किया और चार अध्यादेशों द्वारा उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। तभी हमारा 18 जुलाई तब कितना तारीख को दबाने का कोशिश किया? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। फिर इन अध्यादेशों द्वारा विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस का जुलाई की क्रांति था, ठीक है, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति था, ठीक है। चलो आना एक बार हम लोग अच्छा से इसको देख लेते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आना कहता है क्या सर कि जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दस के शासनकाल में हुआ था। कहता है जो फ्रांस के उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था, ठीक है, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। चार्ल्स दस ने पॉलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पॉलिगनेक प्रधानमंत्री बनने के बाद पॉलिगनेक ने शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया। किसका? अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। पॉलिगनेक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पॉलिगनेक के विरोध में आवाज उठाने लगा। इस विरोध के जवाब देने के
इस विरोध के जवाब देने के रूप में चार्ल्स 10 ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार उदय देशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फिर इन उदय देशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था। ठीक है, चलो आना अब थोड़ी सी आना सर, सवाल नंबर हम लोग आते हैं 7 की तरफ। कितना नंबर 7 की तरफ, ये लघु उत्तरीय सवाल है। ठीक है, कहता है सवाल क्या कि सागर सम्राट क्या है। लघु उत्तरीय सवाल है। सागर मतलब समुद्र, सागर मतलब समुद्र और सम्राट तो मतलब समझिए क्या होगा सर। ठीक है, तो समुद्रों का मान लो एक तरह से, सम्राट का मतलब राजा। ठीक है, तो सागर का मतलब डायरेक्ट समझना समुद्र और सम्राट का मतलब समझना क्या सर, महासागरों की राजा। ठीक है, आना तो कहता है क्या सर कि सागर सम्राट एक जलायन है। क्या है, एक जलायन है जो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोल उत्खनन क्षेत्र में कार्य करती है। कहाँ कार्य करती है, तो कहता है सर क्या कि जो मुंबई के समुद्र तट, कहाँ, मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रों में कार्य करती है। ठीक है, हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रों में कार्य करती है। यह जलायन जल के भीतर, यह जलायन जल के भीतर तेल कूप को, यह जलायन जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करती है। ठीक है, ये तेल कूप क्या होता है सर, तेल कूप मतलब जस्ट हमने आपको क्या बोला, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम किस में आएगा, तेल कूप में ही आएगा। ठीक है, तो हमने ये बोला सर कि ये जलायन जो है वो जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करती है एवं पेट्रोलियम का निकालने का कार्य करती है, एवं पेट्रोलियम को क्या करता है, निकालने का कार्य करता है। तो थोड़ी सी एक बार हम लोग इसको अच्छा से देख लेंगे, क्योंकि सवाल जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा क्वालिटी का है। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है सर। ठीक है, आना कहता है सागर सम्राट क्या है, कहता है सागर सम्राट एक जलायन है जो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रों में कार्य करती है। यह है क्या, सागर सम्राट एक जलायन है सर। ठीक है, आना कार्य करती है। यह जलायन जल के भीतर, ये जो जलायन है वो जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करती है, जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करती है एवं पेट्रोलियम को निकालने का कार्य करती है। ठीक है, चलो आ जाना सर। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से। ठीक है, आना कहता है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों में प्राप्त होती है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। परमाणु शक्ति प्राप्त करने का निम्नलिखित खनिज है। जैसे आपको क्या है सर, ये हाँ आना सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आना इसमें ये हमारा है। ठीक है सर, आप देखना, अच्छा इसमें देखना, इस बात को समझना कि अगर बोलेगा ना कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, तो इसका जो मुख्य रूप से खनिज है ना सर, वो 3 को 4 को लेना, मुख्य रूप से ही लेना। ठीक है, मुख्य रूप से आपको ये मेनाजाइट लेना, मोनाजाइट लेना, यूरेनियम लेना, ग्रेफाइट लेना, एंटीमनी लेना, या फिर आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। ठीक है सर, तो मुख्य रूप से जो है ना सर वो आपको ये मोनाजाइट, यूरेनियम, ग्रेफाइट या फिर एंटीमनी, बाकी आप ये दोनों लिख भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है ना, तो अब इस बात को समझना है कि आपको इस पूरा में पूरा गया है सर, कि आपके दिल में कि नहीं गया है। एकदम बड़ा शिद्दत वाला सवाल था, और कोशिश करना सर कि ये सारे सवाल को हम लोग कर लें, क्योंकि सर देखो ये सब पक्का आने वाला है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि एकदम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए शिद्दत से पढ़ लेना सर। बाकी आज तक की क्लास को करता हूं समाप्त, और बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर। थैंक यू, लव यू। और क्लास कैसा लगा एक बार शिद्दत से बता देना, प्यार से, मोहब्बत से सर, क्योंकि सर देखो ये सब सारे क्लास जो है ना सर वो आपका प्यार वाला क्लास है। ठीक है, तो बस बता देना सर, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हो शिद्दत से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सर, लव यू। बाकी आप लोग से हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।